हेलो नमस्कार दोस्तों, कोचिंग इंडिया की इस ई प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। मैं करण चौधरी आप आज आज आपके लिए लेके आया हूँ एमसीक्यू की एक स्पेशल सेशन, जिसमें अपने बात करने वाले हैं ड्राई फार्मिंग और एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो आपके जेड सीयूटी इवन जो सुपरवाइजरी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले आपके लिए एक विशेष सूचना कि आपके लिए जेड सीयूटी व सुपरवाइजर की नई बैच है वो कोचिंग इंडिया में प्रारंभ किए जा चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और अपने सपने को साकार कर लीजिए। और सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है प्यारे बच्चों? आज का अपने पास पहला क्वेश्चन कौन सा है कि राजस्थान की वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है। ड्राई फार्मिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, काफी बार आपके एग्जाम में जेड सीयूटी में पूछा जाता है कि राजस्थान की वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है, भारत में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है, राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी रहने वाली है। तो राजस्थान की वार्षिक वर्षा की मात्रा तो बेटा कितनी होती है, अपने पास में पहला ऑप्शन है 1000 mm। जो किसकी वार्षिक वर्षा का मान दिया गया है कि विश्व की जो वार्षिक वर्षा है उसका मान कितना है बेटा, 1000 mm दिया है। ठीक है, अगर अपने बात करें राजस्थान की वार्षिक वर्षा के बारे में, तो राजस्थान की वार्षिक वर्षा कितनी देखने को मिलती है, 575 mm। कितनी, 575 mm। तो अपने पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा कि राजस्थान की वार्षिक वर्षा की मात्रा की मान कितना है, 575 mm रहने वाला है। तो राजस्थान की वार्षिक वर्षा कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 575 है वो रहने वाली, अपने को पता होना चाहिए। तो राजस्थान की वार्षिक वर्षा 575 mm। अगर वो आपसे पूछे सेमी में तो कितनी हो जाएगी, ये 57.5, 57.5 सेमी रहने वाली है, अपने को ध्यान में रखना है। और याद कैसे करना है कि एक अंडे का वजन कितना होता है, लगभग 57.5 ग्राम या 58 ग्राम के लमसम रहने वाला है। तो राजस्थान की वार्षिक वर्षा और अंडे का वजन लगभग सेम रहने वाले हैं। तो अपने क्या कर सकते हैं, दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं, अपने ट्रिक के रूप में भी याद रख सकते हैं। तो राजस्थान की वार्षिक वर्षा कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 575 है वो रहने वाला है, अपने को पता होना चाहिए। इससे भी अगला प्यारा सी क्वेश्चन अपने पास में कौन सा रहने वाला है, अगला प्यारा क्वेश्चन अपने पास में ड्राई लैंड फार्मिंग में वर्षा की मात्रा होती है। ये अपने फार्मिंग के तीन टाइप पढ़े थे, एक तो ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग एंड रेन फेड फार्मिंग, जिसमें अपने वर्षा के आधार पर बांटा था। तो ड्राई लैंड फार्मिंग में वर्षा की मात्रा कितनी रहने वाली है बेटा, ड्राई लैंड फार्मिंग में वर्षा की मात्रा रहेगी 575, 750 से 1150 mm। कितनी रहने वाली है, 750 mm से 1150 mm के बीच में रहने वाले क्षेत्र में ड्राई लैंड फार्मिंग की जाए। तो ड्राई लैंड फार्मिंग उन क्षेत्रों में की जाएगी जिनमें 750 से 1150 mm के बीच में वर्षा की मात्रा रहने वाली है, अपने को पता होना चाहिए। बात करते हैं अपने ऑप्शन नंबर 1 कि ऐसा क्षेत्र जहां पे वर्षा की मात्रा 750 से अधिक है उस वो ड्राई लैंड फार्मिंग है ही। जिसमें वर्षा की मात्रा 750 mm से कम है उन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अपने पास में कितनी रहने वाली है, वर्षा की जो किस प्रकार की खेती की जाएगी, ड्राई फार्मिंग की जाएगी। कैसी खेती की जाएगी, ड्राई फार्मिंग की जाती है। कैसी फार्मिंग की जाएगी, ड्राई फार्मिंग की जाएगी, अपने को ध्यान में रखना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कैसी फार्मिंग की जाएगी, ड्राई फार्मिंग की जाएगी। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 1150 mm से वार्षिक वर्षा ज्यादा है वहां पे किस प्रकार की खेती की जाएगी, रेन फेड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग की जाएगी। कैसे की खेती की जाएगी, रेन फेड फार्मिंग, यानी वर्षा फार्मिंग के तीन प्रकार है वर्षा के आधार पे। ड्राई लैंड फार्मिंग में 750 से 1150 mm, ड्राई फार्मिंग में 750 mm से कम वर्षा की मात्रा, और रेन फेड फार्मिंग में वर्षा की मात्रा कितनी रहने वाली है, 1150 से अधिक रहने वाली है, अपने को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने पास में राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट नंबर सी होने वाला है। इस तरह के जो आपके क्वेश्चन है आपकी बोर्ड जो जेड सीयूटी एग्जाम में सीयूटी, इसके अलावा सुपरवाइजरी एग्जाम में डायरेक्ट रूप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो अपने को ध्यान में रखना है। तीसरा अपने पास में प्यारे से बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या है, रंध्रों को बंद करने वाला हार्मोन, रंध्रों को बंद करने वाला हार्मोन यानी कि स्टोमेचा क्लोज करने वाला हार्मोन कौन सा है निम्न में से। पहला अपने पास में एंट्राजिन, जो क्या कर देता है, रंध्रों को बंद करने का प्रयास करेगा। कि ये सारे किसके उदाहरण दिए गए हैं, एंटी ट्रांसमिटिक एजेंट की। कि अपने पास में ड्राई फार्मिंग में पानी की कमी है और पानी की कमी होने पर अपने क्या चाहते हैं कि वाष्पोत्सर्जन है वो कम से कम हो, इसलिए अलग अलग हार्मोन का यूज किया जाता है, जैसे प्रावर्तित करने वाला हार्मोन, रंध्रों को बंद करने वाला हार्मोन, परत बनाने वाला हार्मोन और वृद्धि को कम करने वाला हार्मोन। उसमें से पूछा गया है कि रंध्रों को बंद करने वाला हार्मोन कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है एंट्राजिन। एंट्राजिन किस प्रकार का है, रंध्रों को बंद करने वाला। 2,4-D का यूज भी किसमें किया जाता है, किसमें किया जाएगा, रंध्रों को बंद करने वाले हार्मोन में किया जाएगा। पीएमई यानी
फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट का उपयोग भी किसमें किया जाता है, रंध्रों को बंद करने में ही किया जाता है। तो यानी तीनों को किस काम में लिया जाएगा, रंध्रों को बंद करने में यूज में लिया जाता है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि रंध्रों को बंद करने वाला हार्मोन कौन सा है, उपयुक्त सभी एंट्राजिन 240 और पीएमए को तीनों को ही रंध्रों को बंद करने वाला हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो अपने नंबर 3 का अपने पास में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट हो जाना है, अपने को ध्यान में रखना है। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जेडसीयूटी के एग्जाम में। आजकल पैटर्न क्या बना हुआ है वो आपको देगा, निम्न में से मिलान कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन है वो पिछले साल काफी बार पूछे गए हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिले भी हैं, तो अपने को ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ अपने को दिए गए हैं वाटर साइड के प्रकार, क्या दिए गए हैं, वाटर साइड के प्रकार दिए गए और उनका आकार पूछा गया है हेक्टर के हिसाब से कि उनका आकार किस प्रकार से देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपने बात करते हैं मिनी प्रकार के। जो मिनी प्रकार का वाटर सेट होता है उसका आकार कितना होता है बेटा, 1 से 100 हेक्टर। कितना होगा, 1 से 100 हेक्टर देखने को मिलता है। फिर आता है अपने पास मिली, मिली प्रकार के वाटर सेट में किस आकार कितना देखने को मिलता है, अपने पास में 1000 से 10,000 देखने को मिलेगा। कितना बेटा है, 1000 से 10,000 देखने को मिलता है, अपने को ध्यान में रखना है। फिर आता है सब मैक्रो, सब मैक्रो में सब मैक्रो में कितना देखने को मिलेगा, 10,000 से 50,000 देखने को मिलेगा। और मैक्रो में 50,000 से अधिक। कितना बेटा, थोड़ा मिस प्रिंट है तो थोड़ा ध्यान में रखना है। कितना में देखने को मिलेगा, 50,000 से अधिक देखने को मिलने वाला है। मिनी का आकार 1 से 100, मिली का 10,000 से 10,000 और सब मैक्रो का 10,000 से 50,000 और मैक्रो का 50,000 से अधिक देखने को मिलेगा पर हेक्टर के हिसाब से। ये ध्यान में रखना है कि कितने हेक्टर के लिए अपने बना रहे हैं, 50,000 से अधिक भूमि के लिए, 50,000 हेक्टर से अधिक भूमि के लिए अपने वाटर सेट का निर्माण करें तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, मैक्रो रखा जाएगा, अपने को ध्यान रखना है। तो एक नंबर का अपने पास में क्या देखने को मिलेगा बेटा, एक नंबर को अपने पास में देखने को मिलने वाला है 3 नंबर। 1 का 3, 2 का 2 और 3 का 4 और 4 का 1 देखने को मिलने वाला है। तो अपने को खोजना है 1 का 3। तो 1 का 3 अपने पास में कहाँ मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर डी साइड हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर क्या डी है वो बिल्कुल राइट है, निम्न के मिलान करने के उसके बाद से। ओके, अपने को ध्यान रखना है। फिर आता अपने राजस्थान की दृष्टि से शुष्क खेती के लिए उपयुक्त फसल है। नया और शानदार क्वेश्चन अपने पास में क्या है कि राजस्थान की दृष्टि से शुष्क खेती के लिए उपयुक्त फसल निम्न में से कौन सी है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ये कहाँ पूछा गया था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। किसी यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान की दृष्टि से शुष्क खेती के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए अपने पास में कौन सा बेटा, बाजरा 2, मोठ 3 और 2 4 रहने वाला है, ज्वार रहने वाला है। तो आप कमेंट करके जल्दी से बताइए निम्न में से कौन सी फसल है जो राजस्थान की दृष्टि से ड्राई फार्मिंग में सबसे ज्यादा काम में ली जा सकती है, ली जाती है। कौन सी फसल, ऑप्शन नंबर ए बाजरा, मोठ, उड़द और ज्वार रहने वाला है। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर ए है। अधिकांश बच्चे समझते हैं कि बाजरा को सबसे ज्यादा उगाया जाता है ड्राई फार्मिंग, परंतु ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा ड्राई फार्मिंग के लिए उपयुक्त फसल अपने पास में कौन रहता है बेटा, मोठ रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होने वाला है। ड्राई फार्मिंग के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी अपने पास में, मोठ रहने वाला है। पूछा गया क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तो अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे उपयुक्त फसल कौन सी अपने पास में, मोठ रहने वाला है, अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन प्यारा सी क्वेश्चन अपने पास से कौन से आने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन अपने पास में आने वाला है ड्राई फार्मिंग में कुल फसल उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया होता है। कि ड्राई फार्मिंग में कुल फसल उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होता है। ये भारत में जितनी भी ड्राई फार्मिंग की जाती है टोटल एरिया में से उस क्षेत्र में कितना परसेंट अपने को फसल उत्पादन मिलने वाला है। कि जैसे अपने ड्राई फार्मिंग में और ड्राई लैंड फार्मिंग में कितना परसेंट हिस्सा काम में लिया जाता है, 58 से 60%। कितना काम में लिया जाएगा, 58 से 60%। और इस 58 से 60% से अपने को फसल उत्पादन कितना मिलेगा, फसल उत्पादन कितना परसेंट मिलने वाला है। तो अपने लिए काफी शानदार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने को पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का अपने को आंसर जल्दी से बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो अपने को फसल उत्पादन कितना मिलने वाला है बेटा, 40%। कितना फसल उत्पादन मिलने वाला है, 40% फसल उत्पादन मिलने वाला है ड्राई फार्मिंग की खेती से और ड्राई लैंड फार्मिंग दोनों को मिला के
अपने पास में 40% फसल उत्पादन मिलेगा। एरिया अपने पास में बिल्कुल 60% है, परंतु फसल उत्पादन थोड़ा अपने को कम मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? केवल 40% ही मिलने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है। तो वो काफी शानदार क्वेश्चन है और अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। अगला है CIAH कहाँ स्थित है? क्या आप जानते हो CIAH का क्या है? CIAH क्या है? CIAH का अर्थ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। क्या रहा है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर रहने वाला है। एरिड हॉर्टिकल्चर का अपने पास में सेंटर कहाँ बना हुआ है? एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है? हॉर्टिकल्चर के अलग अलग 3 सेंटर है। पहला सेंटर एरिड हॉर्टिकल्चर सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल का रहने वाला है। एरिड यानी शुष्क, और शुष्क से अपने सबसे ज्यादा कौन सा जिला मानते हैं? अपने बीकानेर में। तो एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? CIAH कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। और कब स्थापना की गई? 2000 में। स्थापना कब हुई बेटा? 2000 में CIAH की स्थापना की गई। इससे पहले CIAH किस रूप में काम करता था? अनारसी ग्रुप में। किस रूप में? अनारसी ग्रुप में। परंतु 2000 में CIAH को क्या बना दिया गया? जो अनारसी को CIAH के रूप में चेंज कर दिया गया और एरिड हॉर्टिकल्चर का एक सेंटर है वो स्थापित किया गया। इसके अलावा बात करें सब ट्रॉपिकल कहाँ है अपने पास में? सब ट्रॉपिकल का इंस्टीट्यूट है अपने पास में लखनऊ का। कहाँ है बेटा? लखनऊ। और ट्रॉपिकल कहाँ है? ट्रॉपिकल कहाँ है अपने पास में? श्रीनगर रहने वाला है। शीतोष्ण प्रदेश तो कहाँ है? श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। और सब सब ट्रॉपिकल कहाँ रहने वाला है? लखनऊ यूपी में रहने वाला है, अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो CIH कहाँ स्थित है बेटा? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और जालौर में। कहाँ स्थित है? बीकानेर में रहने वाला है। स्थापना 2000 में हुई थी और इसे ओरिड हॉर्टिकल्चर का सेंटर भी कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफी शानदार क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या है? राजस्थान में ड्राई फार्मिंग के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि है कि राजस्थान में ड्राई फार्मिंग के लिए सबसे सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो अपने पास में पहला ऑप्शन है बूंद बूंद सिंचाई विधि यानी ड्रिप सिस्टम, दूसरा फुहारा विधि, तीसरी क्यारी विधि और चौथा थोड़ा मिसप्रिंट हुआ बेटा, ये कौन सी है? थाला विधि है। कौन सी है? थाला विधि माना जाएगा। तो बूंद बूंद सिंचाई विधि, फुहारा विधि, क्यारी विधि और थाला विधि में से अपने पास में ड्राई फार्मिंग के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी रहने वाली है? अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा पानी बचाने वाली विधि कौन सी? वाटर से किस में की जाएगी? बूंद बूंद सिंचाई विधि में। कितनी की जाएगी? 50 से 70%। कितनी की जाएगी? 50 से 70% ये पानी बचाने के लिए काम में ली जाती है। परंतु क्या ड्राई फार्मिंग के लिए बूंद बूंद सिंचाई विधि उपयुक्त रहेगी? ना बेटा, नहीं रहने वाली, क्योंकि बूंद बूंद सिंचाई विधि को अपने असमतल क्षेत्रों में काम में नहीं ले सकते। असमतल क्षेत्रों में काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में जो ड्रिप सिस्टम के द्वारा पानी देना काफी कठिन रहने वाला है। और राजस्थान में ड्राई फार्मिंग लगभग असमतल क्षेत्रों में की जाएगी। कैसे क्षेत्रों में की जाती है? असमतल क्षेत्रों में की जाती है। इसलिए अपने राजस्थान में ड्राई फार्मिंग के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी रहने वाली है? फुहारा विधि रहने वाली। कौन सी विधि? फुहारा विधि ओवरहेड इरिगेशन रहने वाला है, जो पानी की बचत भी अच्छी कर देती है और अपने असमतल क्षेत्रों में सिंचाई के लिए काफी उपयोगी भी है। तो अपने लिए सबसे बेस्ट सिंचाई क्षेत्र के लिए, सॉरी, ड्राई फार्मिंग के लिए कौन सी जो सिंचाई की उपयुक्त विधि रहने वाली है? फुहारा विधि सबसे उपयुक्त रहने वाली है, अपने को पता होना चाहिए। तो ड्राई फार्मिंग में सबसे सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी बेटा? फुहारा विधि। अगर आपसे पूछ ले कि ड्राई फार्मिंग के अलावा सबसे अच्छी विधि कौन सी, तो आपको आंख बंद करके कौन सी कर देनी है? बूंद बूंद सिंचाई विधि। और इसके अलावा हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा कौन सी विधि काम में ली जाएगी? आपको बूंद बूंद सिंचाई विधि ही काम में ली जाएगी, अपने को ध्यान में रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि केओलिन किस प्रकार का एंटी ट्रांसमिटिक एजेंट है? केओलिन किस प्रकार का एंटी ट्रांसमिटिक एजेंट है? यानी कि अपने एंटी ट्रांसमिटिक एजेंट पढ़े थे जो वाष्पोत्सर्जन दर को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। कि कुछ थे रंध्र को बंद करने वाले, फिल्म फिर एक परत का निर्माण करने वाले, परावर्तित को रोकने वाला और लास्ट था अपने पास में वृद्धि को कम करने वाला। तो केओलिन है जिसका उपयोग अपने एंटी ट्रांसमिटिक एजेंट के रूप में करते हैं। किस प्रकार का है? पहला अपने पास में परत बनाने वाला, परंतु परत बनाने वाला ये नहीं होता है केओलिन। दूसरा है परावर्तित करने वाला, तीसरा रंध्र को बंद करने वाला और फिर है वृद्धि कम करने वाला। तो इन ऑप्शन नंबर अपने पास में बी सही हो जाएगा। बी फॉर बॉय। क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉय है वो अपने लिए क्या है? बिल्कुल राइट होने वाला है। परावर्तित करने वाला हार्मोन कौन सा है? केओलिन रहेगा। कौन रहेगा? केओलिन रहने वाला है। इसके अलावा
चूना। इसके अलावा चूना है वो भी किस प्रकार का है, प्रावर्तित करने वाला हार्मोन है कि अगर आपने चूने का लेप कर दिया या केओलिन का लेप कर दिया जाता है तो वो सूर्य की किरणों को एक अपने पत्तियों से परावर्तित कर देगा, उसमें सूर्य की पत्ती उसमें ग्रहण नहीं हो पाएगी। तो केओलिन किस प्रकार का हार्मोन है, परावर्तित करने वाला है। और इसके लिए अपने केओलिन की कितनी मात्रा काम में लेते हैं, 5%। काफी बार पूछा जाता है केओलिन की मात्रा काम में ली जाती है, कितनी काम में ली जाएगी, 5% काम में ली जाएगी। और किस प्रकार का हार्मोन है, परावर्तित करने वाला हार्मोन है। बढ़त बनाने वाला हार्मोन कौन सा है, जैसे अपने पीछे बात की थी 2,4-D और एंट्राजिन। कौन था, 2,4-D और एंट्राजिन था। इसके अलावा बात करें परावर्तित करने वाले में चूना और केओलिन को रखा जाएगा। रंध्र को, तो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या रहने वाला है, अगला क्वेश्चन अपने पास में है सब मैक्रो वाटर शेड का आकार है। वाटर शेड की अलग अलग आकार थे जिसे अपने पीछे भी डिस्कस किया था एक मिलान वाले क्वेश्चन में। तो सब मैक्रो वाटर शेड का आकार कितना रहने वाला है, ऑप्शन नंबर है अपने पास में 1 से 100, यानी 1 से 100 हेक्टेयर के लिए अपने कौन सा वाटर शेड का निर्माण करते हैं, मिनी प्रकार का। किस प्रकार का, मिनी प्रकार का वाटर शेड का अपने यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है अपने पास में 100 से 1000। जब अपने 100 से 1000 के लिए अपने वाटर सेट का निर्माण करते हैं तो किस प्रकार का होता है, माइक्रो। ये कौन सा होता है, माइक्रो रहने वाला है। बात करें अपने तीसरा ऑप्शन क्या है, 1000 से 10,000 यानी मिनी प्रकार का वाटर सेट है। किस प्रकार का वाटर सेट है, जो मिली प्रकार का वाटर सेट रहने वाला है। और लास्ट अपने ऑप्शन आता है 10,000 से 50,000 यानी सब मैक्रो के वाटर सेट का आकार कितने रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा। 10,000 से 50,000 के बीच में कौन सा वाटर सेट आने वाला है, सब मैक्रो आने वाला है। किस प्रकार का, सब मैक्रो। तो अपने पास में चार ऑप्शन है, पहला है मिनी 1 से 100, माइक्रो 100 से 1000, मिली का 1000 से 10,000 और सब मैक्रो का 10,000 से 50,000 रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो अपने बिल्कुल राइट होने वाला है। सब मैक्रो वाटर सेट का आकार कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, डी फॉर डॉग, 10,000 से 50,000 रहने वाला है, अपने को पता होना चाहिए। सब वाटर सेट का आकार 10,000 से 50,000 है, अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपने पास प्यारा से क्वेश्चन है, सब्जियों में किस प्रकार की मल्चिंग काम में ली जाती है। सब्जियों में मल्चिंग किस प्रकार की काम में ली जाएगी, मल्चिंग के अलग अलग टाइप थे, क्या थे, मल्चिंग के अलग अलग टाइप थे। पहला था डस्ट मल्चिंग, टेरेस मल्चिंग, कार्बनिक मल्चिंग और पॉलीथीन मल्चिंग। अगर अपने सब्जियों में मल्चिंग करना चाहते हैं कि अपने खेत में वाष्पीकरण बिल्कुल भी ना हो तो अपने को किस प्रकार की मल्चिंग काम में ली जाएगी, पॉलीथीन मल्चिंग काम में ली जाएगी। कौन सी मल्चिंग, पॉलीथीन मल्चिंग। पॉलीथीन मल्चिंग अपने बोलते हैं प्लास्टिक मल्चिंग, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मल्चिंग भी कहा जाता है। प्लास्टिक मल्चिंग या पॉलीथीन मल्चिंग को अपने कहाँ काम लेंगे, सब्जियों की खेती में, सब्जियों को उगाने में काम में लिया जा सकता है ताकि अपने खेत में वाष्पीकरण हो बिल्कुल भी ना हो। प्लास्टिक मल्चिंग में पूछा जाता है कि प्लास्टिक का कलर किस प्रकार का लिया जाएगा, तो बिल्कुल लिया जाएगा व्हाइट कलर लिया जाएगा, यानी सफेद कलर काम में लिया जाता है क्योंकि सफेद कलर है वो प्रकाशीय किरणों को कम अपनी तरफ आकर्षित करता है जिससे वाष्पीकरण भी कम देखने को मिलता है। तो किस प्रकार का अपने मल्चिंग में, सब्जियों खेती में कैसी मल्चिंग काम में लेनी चाहिए, प्लास्टिक मल्चिंग। और प्लास्टिक का रंग कैसा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। पॉलीथीन का रंग कैसा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। अपने डस्ट मल्चिंग सामान्य सस्य फसलों में काम में ले सकते हो। और टेरेस मल्चिंग को आप ऐसा क्षेत्र जहाँ पे असमतल भूमि है या ढलान वाला क्षेत्र, उन क्षेत्रों में काम में ले सकते हो। और कार्बनिक मल्चिंग अपने कहाँ काम में लेते हैं, सामान्यतः सस्य फसलों में किसी भी फसल में ले सकते हो, इसमें फसल अवशेषों का यूज किया जा सकता है। तो मल्चिंग के अलग अलग प्रकार है और सब्जियों के लिए स्पेशल मल्चिंग कौन सी की जाएगी, पॉलीथीन मल्चिंग की जाएगी। आपने आसपास के क्षेत्रों में सब्जियों की मेड़ पे होती हुई बुआई देखी हो, खेती देखी होगी जिसमें मेड़ के ऊपर क्या रख दिया जाता है, मेड़ के ऊपर रखा जाता है पूरी तरह से पॉलीथीन को बिछा दिया जाता है। तो और वो कलर भी किस कलर का होगा आपके पास में, व्हाइट कलर की बिछाई जाती है। वो मल्चिंग कौन सी है, पॉलीथीन मल्चिंग है वो रहने वाली है। तो ये था अपने पास में शानदार क्वेश्चन। इससे भी ज्यादा शानदार क्वेश्चन अगले कौन सा है बेटा, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन क्या है, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है वो रहने वाला है। पोमोलॉजी यानी पोमोलॉजी में अपने अध्ययन किसका करते हैं बेटा, फलों का। किसका अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं। और बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। मैंने आपको क्लास में बताया था जिस भी शब्द के पीछे वाई लग जाता है वो कौन सी भाषा का शब्द होता है, ग्रीक भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का। परंतु पोमोलॉजी क्या है, एक अपवाद है। पोमोलॉजी शब्द बना है दो शब्दों से। पोमोलॉजी का जो पोमो शब्द है, पोमो शब्द है वो तो कहां से लिया गया है, लैटिन से। कहां से लिया गया है, लैटिन से। और जो लॉजी शब्द है वो कहां से लिया गया है,
ग्रीक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बेटा? ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो पोमोलॉजी कौन सी दो भाषाओं का शब्द हो जाता है? लैटिन प्लस में ग्रीक भाषा का शब्द हो जाता है। अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 है लैटिन, 2 है ग्रीक और थर्ड नंबर अपने पास में कौन सा है? ए व बी दोनों। क्या है? ए व बी दोनों होने वाले हैं। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए बताओ। ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपना राइट हो जाने वाला है। तो पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? लैटिन ग्रीक और दोनों भाषा का शब्द रहने वाला है। अगर मैं बोल देता ग्रीक प्लस लैटिन तो क्या सही होता? ना जी, बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। अपने पास में जो पोमो शब्द है कौन सी भाषा से है? लैटिन भाषा है। तो पहले शब्द भी कौन सा आएगा? लैटिन ही आने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है। पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन प्लस में ग्रीक भाषा का शब्द है। जेट एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है 2018 से 2020 के बीच में, तो अपने को पता होना चाहिए। अगला अपने पास में है निम्न का सही मिलान करो। जो आजकल सीयूटी के एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन बने हुए कि निम्न का मिलान करो, निम्न में से सही गलत को छांटिए। असतन सत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? तो अपने पास फर्स्ट आता है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है बेटा? मधुमक्खी पालन का। किसका अध्ययन किया जाएगा? मधुमक्खी पालन का। लाख कल्चर में अपने किसका अध्ययन करते हैं? लाख उत्पादन का अध्ययन करते हैं। फिशी कल्चर में अपने अध्ययन करते हैं बेटा मछली उत्पादन का। किसका अध्ययन किया जाएगा? मछली उत्पादन का अध्ययन किया जाएगा। और अलोरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाएगा? साके पादप का। किसका अध्ययन किया जाएगा? साके पादप यानी सब्जी का अध्ययन किया जाएगा। किसका अध्ययन किया जाएगा? सब्जी का अध्ययन किया जाता है। तो अपने ऑप्शन नंबर 1 है एपीकल्चर मधुमक्खी का। लाख कल्चर में लाख उत्पादन का अध्ययन किया जाएगा। और फिशी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाएगा? मछली उत्पादन का। और अलोरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाएगा? साके का अध्ययन किया जाता है। साके पादपों का अध्ययन किया जाएगा। बात करें अपने ऑप्शन नंबर 1 का 3 नंबर, तो फर्स्ट का अपने 3 देखना है, तो बी भी हो सकता है और सी भी। सेकंड का 4, तो सेकंड का अपने पास में 4 आता है सी में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपना? बिल्कुल राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी है, वो बिल्कुल राइट है। निम्न के मिलान करने में कौन सा ऑप्शन आएगा अपने पास में? ऑप्शन नंबर सी आने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ द पोमोलॉजी कौन है? फादर ऑफ द पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में अपने अध्ययन किसका करते हैं? फ्रूट्स का। किसका अध्ययन किया जाएगा? फ्रूट्स का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं अपने? फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं। और फ्रूट्स का अध्ययन अपने भारत में किसको श्रेय दिया जाता है कि फादर ऑफ द पोमोलॉजी कौन है? तो अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 है लिबर्टी हेड वैली। ये तो किसके फादर हैं? हॉर्टिकल्चर के फादर। किसके फादर हैं? हॉर्टिकल्चर के फादर हैं। सेकंड अपना ऑप्शन आता है केएल चड्डा साहब, और ये फादर किसके हैं? पोमोलॉजी। किसके फादर हैं? पोमोलॉजी के फादर है। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट होगा। फादर ऑफ द पोमोलॉजी कौन है? केएल चड्डा रहने वाले हैं। और एमएच मोरिगावड़ा, ये किसके फादर है बेटा? इंडियन हॉर्टिकल्चर के। किसके फादर हैं? इंडियन हॉर्टिकल्चर के फादर हैं। इंडियन हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है? एमएच मोरिगावड़ा। लिबर्टी हेडवेल यानी एलएच वैली किसके फादर है? हॉर्टिकल्चर के। केएल चड्डा साहब को किसका फादर माना जाता है? पोमोलॉजी का, फल उत्पादन का फादर माना जाता है। काफी फेमस क्वेश्चन है और आपसे इस साल भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो केएल चड्डा साहब है अभी इनका देहांत हाल ही में हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है। केएल चड्डा साहब को एक पुरस्कार दिया गया, तो उसका नाम क्या है? पद्मश्री। कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है, अपने को ध्यान में रखना है। तो केएल चड्डा साहब को किस लिए जाना जाएगा? पोमोलॉजी के फादर के रूप में, और पद्मश्री ग्रहण करने वाले भारत का चतुर्थ सबसे बड़ा इनाम भी इन्होंने पाया है अपने रिसर्च कार्यों के लिए, तो अपने को ध्यान में रखना है। और काफी बार आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, और अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ है, तो करंट अफेयर्स में से आपको एग्रीकल्चर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, अपने को ध्यान रखना है। अगला अपने पास में क्वेश्चन है सही कथन का चुनाव करो। अगले क्वेश्चन क्या है? सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला अपने पास में कथन क्या दिया गया है? अर्बोरिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। क्या अर्बोरिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है? यस और नो? नहीं किया जाता है। अर्बोरिकल्चर में अपने किसका अध्ययन करते हैं? वुडी प्लांट्स का। जो इसके अलावा जो काष्ठीय पादप का अध्ययन किया जाता है। अलोरिकल्चर में शाकीय पादपों का अध्ययन किया जाएगा। क्या अलोरिकल्चर में शाकीय पादप यानी सब्जियों का अध्ययन करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सब्जियों का अध्ययन किया जाएगा। शाकीय पादपों का अध्ययन किसमें किया जाएगा? अलोरिकल्चर में किया जाएगा। फ्लोरिकल्चर में फल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सॉरी, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? फल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? यस और नो? हाँ जी, बिल्कुल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर अपने पास में 2 और 3 है वो राइट होने वाला है।
तो कथन अपने पास में 1 व 3 सही है, ना जी बिल्कुल सही नहीं है। कथन केवल सी सही है, ना जी नहीं है। कथन 1, 2 और तीनों सही है, नहीं सही है। परंतु अपने पास ऑप्शन थोड़े गलत है, 2 और 3 सही है। क्या है? 2 और 3 सही रहने वाले हैं, अपने को पता होना चाहिए। थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है, थोड़ा ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, इस हिसाब से अपने ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है वो बिल्कुल राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। अर्बोरिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन नहीं किया जाएगा। एलोरिकल्चर में क्या किया जाता है, सब्जियों का शाकीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अर्बोरिकल्चर में अपने किसका अध्ययन करेंगे, वुडी प्लांट्स का। किसका अध्ययन करेंगे, वुडी प्लांट काष्ठीय पादप का अध्ययन किया जाएगा। किसका अध्ययन किया जाएगा, वुडी प्लांट्स का काष्ठीय पादप का अध्ययन किया जाता है, अपने को ध्यान रखना है। बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में डॉलर अर्निंग क्रॉप किसे कहते हैं, कि डॉलर कमाने वाली क्रॉप कौन सी है अपने पास में, जो अपने को डॉलर प्राप्त करेगी, जिसे विदेशों में बेचा जा सकता है, ऐसी क्रॉप कौन सी अपने पास में। हालांकि विदेशों में सभी क्रॉप्स है वो बेची जाती है, परंतु एक स्पेशल नाम डॉलर अर्निंग क्रॉप किसे कहा गया है, मेरे प्यारे बच्चों, काजू को कहा गया है। काजू आपको बहुत ज्यादा पसंद होंगे ना, और भारत में जितने भी काजू का उत्पादन किया जाता है उसमें से मोस्टली काजू को बाहर से निर्यात कर दिया जाएगा, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ताकि उनसे अपने को डॉलर प्राप्ति हो, अच्छी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सके। तो डॉलर अर्निंग क्रॉप किसे कहा जाता है बेटा, काजू को कहा जाता है। और काजू का एक अन्य नाम क्या है, बंजर भूमि का सोना। बंजर भूमि का सोना भी कहा जाता है। तो काजू के अपने पास में दो उपनाम आते हैं। पहला नाम तो क्या है, डॉलर अर्निंग क्रॉप किसे कहा जाएगा, काजू को कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है, बंजर भूमि का सोना किसे कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा, बंजर भूमि का सोना काजू को कहा जाता है। चाय को अपने किस नाम से जानते हैं, पेय पदार्थों की रानी। चाय का नाम क्या है, पेय पदार्थ की रानी। चाय को किस नाम से जाना जाएगा, पेय पदार्थ की रानी के नाम से। काजू को बंजर भूमि के सोने के नाम से। और सुपारी है वो एक अपने लिए मुख्य रोपित फसल है, और अखरोट से अपने को वसा वगैरह की प्राप्ति होती है, अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में रहने वाला है एनआरसी ऑफ सीड्स स्पाइसेस कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनआरसी ऑफ सीड्स स्पाइसेस कहाँ रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनआरसी ऑफ सीड स्पाइसेस कहाँ है। पहले अपने पास में कालीगढ़, दूसरा ऑप्शन ऑप्शन अपने खमनोर, तीसरा तबीजी और देहरादून। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि निम्न में से जो एनआरसी ऑफ सीड स्पाइसेस कहाँ पे स्थापित किया गया है। एनआरसी ऑफ सीड स्पाइसेस है वो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के कौन सी जगह में, तविजी अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, तविजी अजमेर में स्थित है, अपने को ध्यान में रखना है। और जो स्टेट सीड सेंटर बनाया गया वो कहाँ बनाया गया है, कालीकट केरल में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, कालीकट केरल में। भारत में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन कहाँ किया जाएगा, कालीकट केरल में। राजस्थान में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तविजी अजमेर में किया जाता है, अपने को ध्यान में रखना है। और एनआरसी कहाँ पे स्थित है, तविजी अजमेर में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड स्पाइसेस कहाँ स्थित है बेटा, तविजी में स्थित है, अपने को ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या बनता है बेटा, फलों में कोमल सड़न रोग किसके कारण लगता है। फलों में कोमल सड़न रोग है वो किसके द्वारा लगने वाला है। तो फलों में कोमल सड़न रोग लगता है वो किसके द्वारा लगने वाला है बेटा, कवक जनित रोग है। किसके द्वारा लगने वाला है, कवक जनित रोग है। और कवक का नाम क्या है, पेनिसिलियम स्पीसीज। कवक का नाम क्या है, पेनिसिलियम। कवक का नाम क्या रहने वाला है, पेनिसिलियम स्पीसीज रहने वाला है। तो फलों में कोमल सड़न रोग जिसके द्वारा फलों के बिना उपयोग किए ही उसमें सड़न पैदा हो जाती है, वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं, वो रोग कौन सा कहलाता है, कोमल सड़न रोग कहलाता है। जिसकी वजह से भारत में फलों में स्टोरेज नहीं होने के कारण बिना किसी उपयोग के ही 25 से 30% फल क्या हो जाते हैं, खराब हो जाएंगे। कितने फल खराब हो जाएंगे, 25 से 30% फल है वो खराब हो जाते हैं, किसके रोग के कारण, कोमल सड़न रोग के कारण। और रोग का नाम क्या है, पेनिसिलियम स्पीसीज रहने वाला है, और वो एक क्या है, कवक है। सब्जियों में कोमल सड़न रोग किसके द्वारा लगता है बेटा, जीवाणु जनित। सब्जियों में किसके द्वारा, जीवाणु जनित। और उसका नाम क्या है, इरिविना क्रोटोवेरा। इरिविना इरिविना क्रोटोवेरा क्या है, एक जीवाणु है। सब्जियों में रोग कौन सा फैलाएगा, कोमल सड़न रोग फैलाता है। और एक कवक है पेनिसिलियम स्पीसीज, वो फलों में कोमल सड़न रोग फैलाने का कार्य करेगी। फलों में बिना उपयोग के तोड़ाई के बाद कितना नुकसान हो जाएगा,
25 से 30% नुकसान होने वाला है, अपने को ध्यान रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में उद्यान विज्ञान के जनक माने जाते हैं कि फादर ऑफ द इंडियन हॉर्टिकल्चर किसे माना जाता है? एम एच मौरी गावड़ा साहब को माना जाएगा। किसे माना जाएगा? एम एच मौरी गावड़ा साहब को माना जाता है। एम ए रंधावा को क्या माना जाता है बेटा? फ्लोरिकल्चर का जनक। किसके माना जाएगा? फ्लोरिकल्चर का जनक माना जाएगा। बात करें के एल चड्डा साहब को तो मॉडर्न हॉर्टिकल्चर का मॉडर्न हॉर्टिकल्चर का पिता किसे माना जाएगा? के एल चड्डा साहब को। अभी अभी पीछे बात की थी एम एस रंधावा को फ्लोरिकल्चर का। और जो बात करें एम एच मौरी गावड़ा क्या है? फादर ऑफ द इंडियन हॉर्टिकल्चर। कौन है? फादर ऑफ द इंडियन हॉर्टिकल्चर है वो रहने वाले। बात करें फादर ऑफ द वर्ल्ड हॉर्टिकल्चर कौन है? एल एच बेली है। कौन है? एल एच बेली। तो फादर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो अपने को इन नामों का ध्यान में रखना है। और आज का अपने पास में अंतिम क्वेश्चन क्या रहने वाला है बेटा? आज का अंतिम क्वेश्चन अपने पास में रहने वाला है डस्ट मल्चिंग में मृदा की कितनी गहराई में जुताई की जाएगी। कि डस्ट मल्चिंग क्या है? कि अपने कृषि यंत्रों की सहायता से मृदा की ऊपरी सतह को थोड़ा ढीला कर देते हैं ताकि उसमें वाष्पीकरण कम हो सके। ये क्या कहलाती है? डस्ट मल्चिंग कहलाती है या धूल पलवार कहलाती है। धूल पलवार में अपने जो मृदा में गहराई कितनी गहराई में की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए अपने पास में 3 से 4 सेमी। ना बेटा, इतनी से थोड़ी ज्यादा काम मिलेंगे। 3 से 4 सेमी, इससे भी थोड़ा अपने बढ़ा देंगे। अपने पास में ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट है। 4 से 5 सेमी को काम में लिया जाएगी। कितनी काम में ली जाएगी? 4 से 5 सेमी गहराई में इसकी डस्ट मल्चिंग में काम में लिया जाता है। अपने को ध्यान में रखना है। तो ये थे आज आज के सेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी जज सुपरवाइजर की, इसके अलावा सीयूटी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नई वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।